आइए सर, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, रेसिडेंशियल स्टेटस। इनकम 2 टाइप्स का होता है, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम। नंबर 1 आरओआर। ऑर्डिनरी रेसिडेंट के हाथ में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है, दैट इज़ इंडियन इनकम भी प्लस फॉरेन इनकम भी, दोनों पर टैक्स देता है आरओआर। ठीक है। नंबर 2 एनआर। नॉन रेसिडेंट के हाथ में ओनली इंडियन इनकम टैक्सेबल होता है, फॉरेन इनकम टैक्सेबल नहीं होता है। और एक होता है आरएनओआर। ठीक है, दैट इज़ रेसिडेंशियल स्टेटस डेट, वो बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन फॉर ईच प्रीवियस ईयर में करना होता है, सिंस प्रीवियस ईयर 23-24 में रेसिडेंट था, बट प्रीवियस ईयर 24-25 में नॉन रेसिडेंट है एसएससी। क्या ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है। इंडिया के नागरिक है या इंडिया का नागरिक है या नहीं, ये सिटीजनशिप बताता है, दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और रेसिडेंशियल स्टेटस बोथ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इनकम टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस से मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप से मतलब होता है। ठीक है, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे जानेंगे? इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस, सिंस इंडिविजुअल रेसिडेंट बन जाएगा इफ़ इंडिविजुअल सेटिस्फाइड कर दे एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन आउट ऑफ 2 बेसिक कंडीशन में से। ठीक है, अगर ये सेटिस्फाइड कर दिया बेसिक कंडीशन तो अब एडिशनल कंडीशन चेक होगा। ठीक है, आरओआर माना जाएगा, दैट इज़ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, अगर बोथ ऑफ 2 एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे फिर वो इंडिविजुअल आरओआर कहलाएगा। ठीक है, आरएनओआर कहलाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट इज़ बोथ या हाँ बोथ एडिशनल कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड हुआ तो फिर वो इंडिविजुअल आरएनओआर कहलाएगा। अगर कोई भी वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, दैट इज़ एडिशनल कंडीशन फेल हो गया सेटिस्फाइड करने में, दोनों में से कोई भी एक में फेल हो जाता है। सेटिस्फाइड दोनों किया तो आरओआर, एक भी नहीं कर पाया तो आरएनओआर। नॉन रेसिडेंट माना जाएगा वो इंडिविजुअल जो बोथ बेसिक कंडीशन, ठीक है, बोथ बेसिक कंडीशन में से एक भी एनी वन सेटिस्फाइड नहीं कर पाया तो एनआर बन जाएगा, बस बात ख़त्म। अब आते हैं सर अगले पॉइंट पे। नोट। ठीक है, पीरियड ऑफ स्टे में नॉट बी कंटिन्यूअस, ज़रूरी नहीं है लगातार ही रुका हो। डेट ऑफ डिपार्चर और अराइवल बोथ कंसीडर्ड होगा, स्टे इन इंडिया माना जाएगा। ठीक है, जनरली बस एक्सेप्ट क्रू मेंबर को छोड़ के, मतलब डेट ऑफ डिपार्चर और अराइवल, ये क्रू मेंबर के केस में स्टे इन इंडिया में नहीं माना जाएगा ये दोनों डेट, बाकी सबके केस में स्टे इन इंडिया में ही माना जाएगा, जिस दिन आए जिस दिन इंडिया से गए दोनों ही दिन। ठीक है, ये नॉर्मल रूट है। ठीक है, बेसिक कंडीशन में 2 कंडीशन है। पहला बेसिक कंडीशन, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे 182 दिन हो। ठीक है, 182 डेज और मोर, दैट इज़ 183 दिन होना चाहिए। ठीक है, इंडिया में स्टे। यस, अगर है स्टे तो 182 और मोर डेज तो रेसिडेंट कहलाएगा। इफ़ यहाँ कवर हो जाए तो दूसरा बेसिक कंडीशन चेक करने का ज़रूरत नहीं है। एंड अब चेक करेंगे डायरेक्ट सीधे एडिशनल कंडीशन को, जो कि 2 है। ठीक है, एडिशनल कंडीशन ये दोनों है। लास्ट 10 साल प्रीवियस ईयर में कोई भी 2 प्रीवियस साल, ठीक है, कोई भी 2 प्रीवियस ईयर चलेगा, जिस 2 साल वो इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाइड करके। ठीक है, ये वाला बेसिक कंडीशन को, इस दोनों में से बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाइड करके। ठीक है, एंड लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में, ठीक है, इमीडिएटली रिलेवेंट प्रीवियस ईयर का ठीक साथ पिछला साल, वो इंडिविजुअल का स्टे 730 दिन या उससे ज़्यादा 731 दिन होना चाहिए, ये है एडिशनल कंडीशन। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसी में क्या है, इसी में सर बेसिक कंडीशन 2 है। ठीक है, अगर नंबर ऑफ, पहले तो ये है नंबर नो स्टे कम है 182 दिन से, तो अब चेक करेंगे सेकंड बेसिक कंडीशन को। ठीक है, सेकंड बेसिक कंडीशन क्या कहता है सर, सेकंड बेसिक कंडीशन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। सेकंड बेसिक कंडीशन का पहला कंडीशन है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे 60 दिन और मोर, दैट इज़ 61 डेज होना चाहिए, प्लस दैट इज़ एंड यहाँ प्लस है, दोनों ही फुलफिल होना चाहिए। सेकंड बेसिक कंडीशन में सेकंड कंडीशन है। ठीक है, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में स्टे 365 दिन और मोर होना चाहिए, दैट इज़ 366 डे से वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, यस अगर स्टे है तो रेसिडेंट माना जाएगा अभी भी। एंड अब चेक करेंगे ठीक वैसे ही एडिशनल कंडीशन को। ठीक है, जो कि 2 है, ये दोनों एडिशनल कंडीशंस। ठीक है,
अगर नंबर ऑफ स्टे यहाँ भी नहीं हुआ तो फिर एनआर मान लिया जाएगा। अब एडिशनल कंडीशन में देखो, इफ़ बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो वो इंडिविजुअल ROR कहलाता है। इफ़ बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वो इंडिविजुअल RNOR कहलाता है। ठीक है सर। अब इसी में स्पेशल कैटेगरी फॉर इंडिविजुअल वन, दैट इज़ फर्स्ट, जाने वाले लोगों के लिए है ये, जो इंडिविजुअल रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इफ़ इंडिया को लीव कर रहा हो तो दैट इज़ उस पे लगेगा, ये इंडिया को छोड़ के जा रहा हो। ठीक है। अब इसका 3 कंडीशन है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लीव्स इंडिया फॉर पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हो, इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया एज क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप हो, मर्चेंट नेवी कैप्टन क्रू मेंबर ये सब हो। ठीक है। इफ़ ये तीनों में से होगा, ठीक है, इफ़ तीनों में से होगा तो चेक करेंगे बेसिक कंडीशन का ओनली फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे 182 दिन स्टे होना चाहिए, यस है तो रेसिडेंट कहलाएगा। चेक करो अब डायरेक्ट एडिशनल कंडीशन को, बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो ROR, बोथ एडिशनल कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड हुआ तो NR। ठीक है, सेम पीछे वाला। इफ़ रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में स्टे 182 दिन से कम है तो NR कहलाएगा सीधे, दैट इज़ बेसिक कंडीशन का सेकंड ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। मतलब सर, मतलब ये वाला। ठीक है। अगर कोई इंडिया से जा रहा है तो उसके लिए सिर्फ बेसिक कंडीशन का पहला कंडीशन ये 182 डेज़ वाला है, और यहाँ से अब सीधे चेक कर लेना एडिशनल कंडीशन। अगर 182 दिन से कम है तो उसके पास ये 60 डेज़ वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन नहीं है, वो सीधे वहाँ से हटा देना है। ठीक है, वो मतलब वो सीधे सर NR बन जाएगा। ठीक है। अब नोट 1, ज्वाइनिंग डेट 1 दिन एंड साइन डेट ऑफ साइनिंग ऑफ आउट डेट 1 दिन। ठीक है, दोनों ही दिन आउटसाइड इंडिया माना जाएगा क्रू मेंबर के केस में ओनली। ठीक है, ये था कैटेगरी नंबर 1। आंसर कैसे करना है सर? आंसर सबसे पहले प्रोविज़न ऑफ लॉ लिख देना है, जिसे इसी को प्रोविज़न कहते हैं। ठीक है, फिर फैक्ट्स ऑफ द क्वेश्चन लिख देना है, फिर कंक्लूजन लिख देना है। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सर स्पेशल कैटेगरी 2 फॉर स्पेशल कैटेगरी फॉर इंडिविजुअल्स, दैट इज सेकंड केस, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और इंडियन सिटीजन। यहाँ और इंडियन ओरिजिन भी है और इंडियन सिटीजन भी है, विजिटिंग इंडिया वालों के लिए है ये। ठीक है, दैट इज़ इंडिविजुअल रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में इफ़ इंडिया में आ रहा हो तो उस पर लगेगा। ठीक है, ये भी स्पेशल कैटेगरी का इंडिविजुअल है, दैट इज़ इंडिया में आने वाले लोगों के लिए है। ठीक है, वो आदमी जो इंडिया आ रहा हो, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या फिर इंडियन सिटीजन और इंडिया आ रहा हो, उसके लिए है। ठीक है। अब देखिए सर, इफ़ स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन और उससे ज़्यादा हो, 183 डेज इंडिया में, ठीक है, हो, जो इंडिया में फॉरेन से आ रहा हो एंड वो इंडियन सिटीजन हो एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो। ठीक है, 180 दिन और उससे और मोर है तो वो होगा रेसिडेंट। अब चेक करेंगे एडिशनल कंडीशंस। ठीक है सर, अब चेक करेंगे एडिशनल कंडीशन। ROR है, इफ़ बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो ये नॉर्मल रूट है, बट ओनली बेसिक कंडीशन का फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पे भी RNOR है, इफ़ बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो। ठीक है, अब देखिए ये फ़िलहाल इसके लिए सिर्फ यहाँ पे भी बेसिक कंडीशन का पहला ही वाला रूल है, यहाँ भी 60 डेज़ वाला रूल नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे एक अलग सा स्पेशल रूट गवर्नमेंट बनाया है। अगर 182 दिन का स्टे नहीं है, नहीं है 182 दिन का स्टे, तो फिर ये स्पेशल रूट है गवर्नमेंट का ये। सिंस इफ़ यहाँ पे क्या है, अलग सिचुएशन है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। स्टे इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 दिन और उससे ज़्यादा है, दैट इज़ 121 दिन होना चाहिए। स्टे इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन और उससे ज़्यादा, दैट इज़ 366 डेज होना चाहिए। इंडियन इनकम एक्सीड होना चाहिए 15 लाख रुपीज़, एक से ज़्यादा। 15 लाख भी होगा तो नहीं चलेगा, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, 1 रुपया से भी ज़्यादा हो। इंडियन इनकम इंक्लूड्स जिसका हुज कंट्रोल एंड सेटअप इन इंडिया में हो। ठीक है, RNOR का केस है, इसलिए ये दोनों बात ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक तो सर कंट्रोल और उस सेटअप इन इंडिया, ठीक है, बिजनेस का। अब देखिए, यस ऑल 3 अगर सेटिस्फाइड हो तो वो इंडिविजुअल RNOR माना जाएगा। नो, अगर ऑल 3 कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड है, किसी कोई एक भी, अगर तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब मान लो जैसे तीनों होना चाहिए, ये एंड है, सिंपल सा बात समझिए सर, ये एंड है ये तीनों के बीच में। ठीक है, तीनों होना ही चाहिए, तीनों होगा तो RNOR माना जाएगा, नहीं होगा तो सीधे नॉन रेसिडेंट माना जाएगा।
नोट यहाँ आर ओ आर नहीं बन सकता है इंडिविजुअल, ठीक है। अगर इस रूप में घुस गया तो आर ओ आर नहीं बन सकता, आर ओ आर सिर्फ यहीं पे बन सकता है। आर एन ओ आर यहाँ बन जाएगा, नहीं तो आर एन ओ आर यहाँ बन जाएगा, और अगर ये दोनों पे भी नहीं आया तो सीधे एन आर बन जाएगा। ये है स्पेशल कैटेगरी और इंडिविजुअल जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन जो इंडिया आ रहे हैं, ठीक है सर। अब आते हैं स्पेशल कैटेगरी फॉर इंडिविजुअल्स, थर्ड नंबर सिचुएशन, डीम्ड रेसिडेंट। इसमें क्या है सर, ज़बरदस्ती टैक्स लिया जाएगा आर एन ओ आर बना के, ठीक है। अब इसमें क्या है देखते हैं, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 है, इंडिविजुअल को आर एन ओ आर माना जाएगा इफ़ ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो। एन आर माना जाएगा इफ़ कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, अगर ये तीनों सेटिस्फाइड नहीं हुआ सीधे एन आर, अगर सेटिस्फाइड तो आर एन ओ आर, यहाँ पे भी आर ओ आर नहीं बन सकता है, ठीक है। अब सर कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1 इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नंबर 2 टोटल इनकम एक्सीड होना चाहिए 15 लाख 1 रुपये से ऊपर, इंक्लूडिंग फॉरेन बिजनेस इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया में है, ठीक है, कंट्रोल इंडिया में है, एंड एक्सक्लूडिंग, यहाँ भी वही लाइन है, ठीक है, और सेटअप भी इंडिया में है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज वाला इनकम को छोड़ के, दैट इज़ इंडियन इनकम एक्सीड होना चाहिए 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। डिडक्शन लेस करने के बाद का अमाउंट 15 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, डिडक्शन उसमें से डिडक्शन माइनस करके, जैसे इंडियन इनकम है मान लो 17 लाख, ठीक है, तो उसमें से सर डिडक्शन माइनस कर दिए 2 लाख का, अगर डिडक्शन अवेलेबल है तो 15 लाख हो गया, तो सर वो 15 लाख के केस में आप इसको डीम्ड रेसिडेंट नहीं बना पाएंगे। अगर 17 लाख 10 रुपया है, 2 लाख का ही डिडक्शन है, तो 15 लाख 10 रुपया होने की वजह से वो सर बन जाएगा डीम्ड रेसिडेंट, मतलब ये सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाइड कर देगा। कंडीशन नंबर 3 नॉट पेइंग टैक्स इन एनी कंट्री, मतलब वो ड्यूटी डोमिसाइल और रेसिडेंस, या तो वो ऐसा टैक्स प्लानिंग करके आया जहाँ पे उस कंट्री में उसको कहीं टैक्स देना नहीं पड़ता है, या तो वो ऐसा है कि टैक्स हेवन कंट्री में है, ठीक है। डीम्ड वर्ड नोट, अब नोट आ गया, डीम्ड वर्ड की वजह से यहाँ कुछ नहीं देखना है, नंबर ऑफ डेज स्टे कितना है, बेसिक कंडीशन क्या है, एडिशनल कंडीशन क्या है, कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, देयर दैट इज़, ये सब नॉट रेलिवेंट है यहाँ पे। इन शॉर्ट अब अभी जो 3 कैटेगरी अभी हम पढ़े हैं इसको सबको इन शॉर्ट में हम लोग देखेंगे सर, ठीक है। अब आइए यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी 1 फर्स्ट इंडियन सिटीजन है, लीव कर रहा है इंडिया को, जा रहा है इंडिया से बाहर फॉर परमानेंट एम्प्लॉयमेंट और क्रू मेंबर है, तो ठीक है किसके लिए है ये वाला, किसके लिए है, इनके लिए है, ठीक है। नंबर 1 ओनली बेसिक कंडीशन, ओनली फर्स्ट बेसिक कंडीशन का ऑप्शन है ये लोग के पास में, इफ़ फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड तो चेक करो सेकेंड एडिशनल कंडीशन बोथ वाला, अगर नॉर्मल वाला ही यहाँ पे रूल है, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी 2, ठीक है, इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए है जो इंडिया विजिटिंग पे इंडिया आ रहा है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया प्लस सेकंड बेसिक एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया तो नॉर्मल रूट में डाल दो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है यहाँ पे एडजस्ट तो स्पेशल रूट है इसमें डाल दो, रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में 120 दिन या उससे ज़्यादा है, लास्ट 4 ईयर में 365 दिन या उससे ज़्यादा है, इंडियन इनकम 15 लाख रुपीज़ एक से ऊपर है, इफ़ तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो आर एन ओ आर बना दो, सेटिस्फाइड नहीं हुआ एन आर बना दो, ख़त्म। अब आते हैं सर स्पेशल कैटेगरी 3, ये इंडियन सिटीजन किसके लिए है, ये भी इंडियन सिटीजन के लिए है, ठीक है। वर्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ का ध्यान रखना। नॉट पेइंग टैक्स इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, कहीं भी टैक्स पे नहीं कर रहा है, इंडियन इनकम एक्सीड है 15 लाख रुपए एक से ज़्यादा, सिंस बेसिक कंडीशन एडिशनल कंडीशन नंबर ऑफ डेज स्टे से कोई मतलब नहीं है, डीम्ड रेसिडेंट ज़बरदस्ती रेसिडेंट यहाँ पे बनाया जाएगा। इंडियन सिटीजन है, नॉट पे टैक्स इन एनी कंट्री, किसी कहीं पे भी पे नहीं करता है टैक्स, इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा है, आर एन ओ आर माना जाएगा इस इंडिविजुअल को, और अगर ये तीनों सेटिस्फाइड नहीं हुआ सीधे से बन जाएगा ये एन आर, नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अब एच यू एफ का देखना है, ठीक है सर। इफ़ एच यू एफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, होली दैट इज़ 100% या पार्टली 1% भी थोड़ा सा भी इंडिया में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ देखिए रेसिडेंट माना जाएगा एच यू एफ इफ़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो। अब 3 बात है, ठीक है, इफ़ एच यू एफ का करता सेटिस्फाइड नॉर्मल वाला रूट, ठीक है, बेसिक कंडीशन का फर्स्ट और सेकंड कोई भी, ठीक है, एनी कंडीशन को सेटिस्फाइड कर दे, अगर तो चेक करेंगे कर्ता के लिए बोथ एडिशनल कंडीशन, मान लो कर्ता बेसिक कंडीशन में से दोनों में से 1 और 2 में से कोई भी एक सेटिस्फाइड कर दे तो कर्ता के लिए चेक करेंगे बेसिक एडिशनल कंडीशन बोथ बेसिक वाला, इफ़ कर्ता सेटिस्फाइड कर दे बोथ एडिशनल कंडीशन को भी बेसिक वाला
ठीक है। तो एच यू एफ कहलाएगा आर ओ आर। इफ़ कर्ता सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है बोथ एडिशनल कंडीशन, जो बेसिक वाला जो फर्स्ट नॉर्मल रूट में देखे थे, तो एच यू एफ कहलाएगा आर एन ओ आर। कर्ता सेटिस्फाइड ना कर पाए बेसिक कंडीशन का फर्स्ट और टू कोई भी, तो एच यू एफ एन आर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ एक एन आर कहलाएगा। और दूसरा, नॉन रेसिडेंट माना जाएगा एच यू एफ इफ़ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है ही नहीं, आउटसाइड इंडिया में है, तो यहाँ कर्ता रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो तो भी एन आर ही कहलाएगा एच यू एफ। ये बात को नोट करना सर, ठीक है, कि अगर कर्ता रेसिडेंट है इंडिया में बट जो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो एच यू एफ का वहीं इंडिया में नहीं है, ठीक है, तो वो एच यू एफ वो एच यू एफ नॉन रेसिडेंट ही माना जाएगा इंडिया में। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी रेसिडेंट माना जाएगा अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, ठीक है, और आर ओ आर माना जाएगा अगर कर्ता सेटिस्फाइड कर दे बोथ एडिशनल कंडीशन और बेसिक कंडीशन में से कोई बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया और एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर दिया, तो एच यू एफ आर ओ आर कहलाएगा। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर दिया, एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, तो एच यू एफ कहलाएगा सर आर एन ओ आर। और दोनों में बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाया तो सीधे कहला जाएगा एन आर। और यहाँ तो हो ही गया कंट्रोलिंग और कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है तो वैसे ही एन आर हो जाएगा। नोट्स, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मतलब बिजनेस का की डिसीजन कहाँ पे लिया जा रहा है, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट का डिसीजन कहाँ पे डिसाइड होता है। इंडिया में होता है तो वो फिर रेसिडेंट हो जाएगा, इंडिया में नहीं होता है तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। एच यू एफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे डिसाइड होता है एच यू एफ रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। इफ़ एच यू एफ रेसिडेंट बन जाए, ठीक है, अगर एच यू एफ रेसिडेंट बन जाए तो कर्ता पे डिपेंड करेगा कि एच यू एफ क्या बनेगा, आर ओ आर या आर एन ओ आर, ये वाला चीज़। ठीक है सर, अब हम लोग आते हैं सर और आगे। फॉर्म ए ओ पी बी ओ आई ए जे पी और लोकल अथॉरिटी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन ट्रस्ट सोसाइटी का केस हो तो इनका इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया में है, यस है इंडिया में, तो रेसिडेंट माना जाएगा ये लोग। नो नहीं है तो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा ये लोग। आर ओ आर या आर एन ओ आर ये सब इंडिविजुअल एंड एच यू एफ में होता है ओनली, बाकी सब में रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ही होता है ये सब में। ठीक है, ये सब में फॉर्म ए ओ पी बी ओ आई ए जे पी लोकल अथॉरिटी ए जे पी ये सब के लिए। ठीक है, टू टाइप्स का होता है कंपनी। इंडियन कंपनी वो कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन एंड रजिस्ट्रेशन हुआ हो इंडिया में ही, ठीक है, ये कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट ही माना जाएगा कभी भी। फॉरेन कंपनी के केस में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट चेक करना है, दैट इज़ पी ओ ई एम चेक करते हैं। इफ़ पी ओ ई एम इंडिया में हो तो फॉरेन कंपनी रेसिडेंट माना जाएगा। इफ़ पी ओ ई एम इंडिया में नहीं है, दैट इज़ आउटसाइड इंडिया में है, तो वो फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। नोट 1, पी ओ ई एम मतलब मेजॉरिटी ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसीजन कहाँ पे होता है, दैट इज़ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं सर चैप्टर का पार्ट 2 ऑफ चैप्टर पे। ठीक है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम टेबल 1, एक्रू और राइज कहाँ पे हुआ, ठीक है, दैट इज़ इनकम अर्न कहाँ पर किए, इनकम का सोर्सेस कहाँ पर है जहाँ से जनरेट हुआ इनकम, ठीक है, रिसीव कहाँ पे हुआ इनकम, पहली बार कहाँ पे मिला, फर्स्ट रिसिप्ट कहाँ हुआ, इनकम इंडियन इनकम है या फॉरेन इनकम है, राइज और अक्रू और रिसीव इन दोनों पे डिपेंड करता है। अब देखो, इफ़ इनकम अक्रू और राइज हुआ है इंडिया में, इफ़ इनकम रिसीव भी हुआ है इंडिया में ही, ठीक है, तो इंडियन इनकम ही कहलाएगा ये इनकम। इफ़ इनकम अक्रू और राइज हुआ है इंडिया में, इफ़ इनकम रिसीव हुआ है आउटसाइड इंडिया में, तो इंडियन इनकम ही कहलाएगा ये इनकम, बिकॉज अक्रू और राइज इंडिया में हुआ है। इफ़ इनकम एक्रू और राइज हुआ है आउटसाइड इंडिया में, इफ़ इनकम रिसीव हुआ है इंडिया में ही, तो इंडियन इनकम ही कहलाएगा ये इनकम, बिकॉज रिसीव इन इंडिया में, ये इंडिया में रिसीव हुआ इस वजह से। इफ़ इनकम अक्रू और राइज हुआ है आउटसाइड इंडिया में, इफ़ इनकम रिसीव भी हुआ है आउटसाइड इंडिया में, तो बस यहीं पे फॉरेन इनकम कहलाएगा, बिकॉज ये वाला इनकम के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है इंडिया का। ठीक है सर, अब इसका टेबल 2 देखते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस आर ओ आर के केस में, आर एन ओ आर के केस में, एन आर के केस में, टाइप्स ऑफ इनकम। ठीक है, अब क्या क्या इनकम है जिस पर कैसे क्या होगा देखिए सर। टाइप्स ऑफ इनकम, ठीक है, आर ओ आर ग्लोबल इनकम पर टैक्स देता है आर ओ आर। केस 1, इफ़ इंडियन इनकम कोई कमाता है तो उस पर सबको देना पड़ेगा टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को।
ROR हो, RNOR हो या NR हो, इंडियन इनकम कमाया, टैक्स देना होगा इंडिया में, दैट इज़ टैक्सेबल इन इंडिया। RNOR है, इंडियन इनकम कमाया, टैक्स देना होगा इंडिया में, दैट इज़ टैक्सेबल इन इंडिया। NR है, इंडियन इनकम कमाया, दैट इज़ टैक्स देना होगा इंडिया में, दैट इज़ टैक्सेबल इन इंडिया। अब ये फॉरेन इनकम कोई कमाता है, ROR का केस में देखते हैं, फॉरेन इनकम कमाया तो भी टैक्स देना है इंडिया में, दैट इज़ टैक्सेबल इन इंडिया। फॉरेन में टैक्स नहीं देना होगा, DTAACA फाइनल में पढ़ेंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट के बीच में, अमेरिका इंडिया, अमेरिका रसिया से जाके साइन होता है वो सब, ठीक है। RNOR जनरली फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं देगा, बट ओनली 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन इनकम पे इनकम टैक्सेबल होगा, तो ओनली 2 टाइप्स ऑफ फॉरेन इनकम टैक्सेबल होगा। नंबर 1, फॉरेन का बिजनेस इनकम हो हुज जिसका कंट्रोल इंडिया में हो, फॉरेन का प्रोफेशनल इनकम हो हुज प्रोफेशनल सेटअप इंडिया में हो, ठीक है, कंट्रोल या सेटअप इंडिया में हो, तो RNOR इस 2 केस में बस टैक्स देगा, भले वो पैसा फॉरेन से ही क्यों नहीं जनरेट हो रहा हो। NR फॉरेन इनकम कमाया तो नॉट टैक्सेबल इन इंडिया में टैक्स देगा ही नहीं है, बस, ठीक है। ओके सर, अब इसका पार्ट 2 देखते हैं यहाँ से सेक्शन 9 बना के।